अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में खिज़र बैलरोम के राज तलाश कर रहा होता है। इतने में ज़ैनब उसके पास आकर कहती है, तुम तो यहाँ हो लेकिन तुम्हारी सोच किसी दूसरे समंदर में है। खिज़र कहता है, मेरी कश्ती में राजों से भरा हुआ बोझ है। वो मेरे लिए जाल बिछाते हैं और साजिशें करते हैं और मुझे सही रास्ता तलाश करके ये राज जाहिर करना है। ज़ैनब कहती है, यही वो वाहिद निशानी है जिसके पीछे तुम अपना रास्ता तलाश करने के लिए दौड़ रहे हो। खिज़र कहता है, तुमने अपनी सारी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी, तो तुम्हें समंदर में गिरने के लिए दूसरे रास्ते की जरूरत क्यों है? ज़ैनब कहती है, शायद मैं पागल हो जाऊं क्योंकि मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ। खिज़र कहता है, हमें इस समंदर में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक कंपास है। ये आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा और मेरा राज महफूज तरीके से पहुंचाने में मेरी मदद करें। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ स्लीवियो इज़ाबेल से कहता है, इस तरह की गलती कभी मत करना। आपकी गलती न सिर्फ आपको बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान को खतरे में डाल सकती है। अरूज को अब कोई काम नहीं मिलेगा। हमें सलानीक जाने वाली कश्ती की हिफाजत का हुक्म मिला है। इससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। ये काम जाकर जाफर को दो और बाकी दूसरों में तकसीम कर दो। इज़ाबेल जाने लगती है तो स्लीवियो कहता है, तुम्हें अरूज से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दूर से भी ना देखो। दूसरी तरफ अरूज एक आदमी से कहता है, इन तमाम पैसों के बदले में ये वाली कश्ती, क्या तुम पागल हो गए हो? तो वो आदमी कहता है, ये तो ऐसे ही है अरूज, अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम लेना चाहो या नहीं। अरूज गुस्से से उसके पास बैठकर कहता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। तुम ये कश्ती पिछले महीने इस कीमत की चौथाई पर फरोख्त कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या लग गया है? तो वो आदमी कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना माल है तो खरीद लो, वरना रहने दो। फिर अरूज खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पीछे ज़रूर कोई है, मगर हम पता लगा लेंगे। इतने में इलियास आकर कहता है, आगा आपने जो कुछ भी मंगवाया मैं ले आया हूँ। ये हार और कड़ा हैं। लेकिन अरूज कुछ परेशान होता है। इलियास कहता है, क्या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है? अरूज उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, कश्ती फरोख्त करने वालों ने 4 गुना कीमतें बढ़ा दी हैं, जैसे ये आपस में मिले हुए हों। इलियास कहता है, ये बिला वजह पागल हो गए हैं। अरूज कहता है, बिला वजह नहीं, यकीनन किसी ने इनको हुक्म दिया है। वो आगे जा रहे होते हैं कि उनका सामना दरवेश से हो जाता है। दरवेश साहिब कहते हैं, घूमते रहो अरूज, घूमते रहो। ये सुनकर इलियास और अरूज रुक जाते हैं। फिर दरवेश साहिब कहते हैं, आप जहाज़ के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने आप पर एक खौफनाक जाल डाला है, आप उस जाल के नीचे मेहनत कर रहे हैं। अरूज कहता है, जहाज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। दरवेश कहता है, जब तक आप उन पर जाल नहीं फेंकेंगे आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये सुनकर अरूज करीब आकर कहता है, अपने अल्फाज से हमारे ज़हनों को परेशान ना करें, हमने बहुत मुश्किल से अपने दिलों पर काबू पाया है। फिर दरवेश खड़ा होकर कहता है, इस वक्त हर कोई समंदरों पर तुम्हारा राज देखेगा और ज़माना जिस मालिक का मुंतज़िर है वो बाहर निकलेगा। इसके बाद वो चल पड़ते हैं। इलियास अरूज से कहता है, दरवेश क्या कहने की कोशिश कर रहा था भाई? अरूज कहता है, ये ऐसे ही बोलता रहता है इलियास। दूसरी तरफ जाफर स्लीवियो से कहता है, अरूज को कश्ती खरीदने से रोकने के लिए मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। स्लीवियो कहता है, तो तुमने सारा माल कश्ती बेचने वालों में बांट। मैं जानता हूँ मेरी दी गई भारी रकम में से बहुत कम इस्तेमाल करके तुमने काम चलाया है, लेकिन ये बिल्कुल भी अहम नहीं है। अहम ये है कि अरूज और उस जैसों को मुखालफत और टक्कर देने से रोकना है। फिर वो उसे सोने की पोटली देते हुए कहता है, तुमने अच्छा काम किया, बहुत जल्द सलानीक की तरफ सफ़र होगा। ये काम मैं तुम्हें सौंपूंगा। जितना तुम यहाँ पर कमा रहे हो वहाँ पर तुम इससे ज़्यादा कमाओगे। इसके बाद सराय का मंजर दिखाया जाता है। इज़ाबेल कहती है, सूरत हाल काफ़ी मुश्किल थी, मगर मुझे खुशी है कि इस मसले को हल कर लिया गया है। अरूज कहता है, अगर तुम हमारे लिए कुर्बानी ना देती तो ये मुमकिन ना होता। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ इज़ाबेल। इज़ाबेल कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर वो इज़ाबेल को सोने की पोटली देते हुए कहता है, ये पैसे नुकसान से बचने के लिए हैं, तुम इसे हमारी तरफ से स्लीवियो को दे देना। और दूसरी पोटली निकाल कर कहता है, ये तुम्हारे लिए है। फिर वो उस पोटली को खोलकर देखती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। इलियास कहता है, जाहिर है ज़बरदस्त होना ही था, मैंने जो पसंद किया है। फिर वो उसे पहनकर कहती है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। दूसरी तरफ आसिया के घर में डेस्पिना अपने बाबा से कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? योर्गो कहता है, इसने मुझे दावत दी और मैं यहाँ आ गया, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो तुम्हारी दोस्त है। मैं तो तुम्हारे शोहर से बचने के लिए
इधर उधर फिर रहा था। इतने में आसिया अंदर आने लगती है, लेकिन बात सुनकर छुप जाती है। योर्गो कहता है, अगर किसी ने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो क्या मैं इनकार कर देता? डेस्पीना कहती है, आप इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? योर्गो कहता है, जिसको तुमने चुना है क्या वो ठीक है? इतने में आसिया चाय लेकर अंदर दाखिल होती है। योर्गो कहता है, आपके आने से पहले मैं ये कह रहा था कि मेरी बेटी बहुत सादा है। इसका दिल इतना साफ है कि इसे समझ ही नहीं आती कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। जो लोग इसकी मदद करते हैं ये उन पर भरोसा ही नहीं करती। जो लोग इसके बाप से नफरत करते हैं ये बस उन्हीं का साथ देती है। डेस्पीना कहती है, बाबा बस करें। फिर आसिया डेस्पीना से कहती है, अगर मुस्तकबिल में कहीं तुम्हारे बाबा और अरूज के दरमियान कोई मसला खड़ा हो गया तो तुम्हारा बच्चा इसमें पिस जाएगा। डेस्पीना कहती है, मैं वो कभी भी नहीं करूँगी जो आप लोग कह रहे हैं। मैं अरूज के साथ गद्दारी नहीं करूँगी। अगर आपने इस मामले में दोबारा दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इलियास कहता है, मुझे इजाज़त दें भाई, मुझे कुछ काम है। अरूज कहता है, कहीं गायब मत हो जाना इलियास। इज़ाबेल अरूज से कहती है, अब तुम अपना जहाज़ खरीद लोगे तो फिर ये हमारे दरमियान मामलात पहले की तरह नहीं रहेंगे। अरूज कहता है, ये मामला थोड़ा मुश्किल है। तमाम ताजरों ने जहाज़ की कीमतें बढ़ा दी हैं, जैसे उन सबको मालूम हो गया हो। इस वजह से अब हम जहाज़ नहीं खरीद सकते। अब थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करना होगा। इज़ाबेल कहती है, मुझे अंदाज़ा है कि ये मालूमात कहाँ से मिली होगी उनको, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ सुबह का वक्त हो जाता है। जहाज़ में इसहाक आगा हमज़ा को पकड़ रहे होते हैं। हमज़ा हिजर के पास पहुंचकर कहता है, मैं आपसे पहले पहुंच गया, आप हमेशा हार जाते हैं। इसहाक कहता है, मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूँ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। चलो अब तुम ज़ैनब के पास जाओ। अकेले चले जाओगे ना? तो हमज़ा कहता है, बिल्कुल। दूसरी तरफ इलियास और अरूज घर में मौजूद होते हैं। डेस्पीना अंदर आकर उन्हें कहती है, मुझे लगा आप लोग बाहर हैं। अरूज कहता है, हम घर आ गए। अगर तुम्हें हमारे आने से खुशी नहीं हुई तो हम दोबारा चले जाते हैं। डेस्पीना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है अरूज, क्योंकि आप लोग जब भी जाते हैं तो इतनी जल्दी वापस नहीं आते। अरूज कहता है, क्या तुम आसिया के साथ थी? उसने क्या कहा तुम्हें? डेस्पीना कहती है, मेरे लिए दवा तैयार करके मुझे दे दी। इलियास कहता है, मैं आग देख कर आता हूँ। डेस्पीना पूछती है, कैसी आग इलियास? तो अरूज कहता है, ये सुबह से कुछ पकाने की कोशिश कर रहा है। इलियास कहता है, मैं मछली पका रहा हूँ। डेस्पीना कहती है, जब मैं घर पर हूँ तो तुम क्यों बना रहे हो? इलियास कहता है, मैंने कहा कहीं आप थक न जाएं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अरूज डेस्पीना से कहता है, तुम आओ और मेरे पास बैठो। वो उसके पास आकर बैठती है तो अरूज कहता है, मैं तुम्हारे लिए तोहफा फिर वो उसे पहनाने लगता है। डेस्पीना उसका शुक्रिया अदा करके कहती है, मुझे फारिग नहीं बैठना चाहिए, मैं खाने के लिए दस्तरख्वान से जाती हूँ, जाकर इलियास को देख लूँ। फिर वो खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठे होते हैं कि इतने में डेस्पीना अरूज से कहती है, क्या आपने खरीदने के लिए जहाज़ देख लिया? अरूज कहता है, इस मामले में थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। इलियास खाना लाकर कहता है, हमारे साथ किसी ने चाल चली है। सिकंदरिया के ताजिर जहाज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अरूज कहता है, तुम इस बारे में परेशान मत हो। दूसरी तरफ जाफर एक आदमी से कहता है, क्या तुमने सराय पर नज़र नहीं रखी हुई? तो वो आदमी कहता है, जी जनाब, हमने नज़र रखी हुई है। वो सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स आस पास ही होता है। जाफर कहता है, आगे क्या करना है तुम बेहतर जानते हो। फिर जाफर इज़ाबेल को देखकर उसे कहता है, जो बात करनी थी वो करो। इज़ाबेल कहती है, थोड़ा इंतज़ार करो। दूसरी तरफ डेस्पीना एक ज्वेलरी की दुकान पर चली जाती है। वो उन बुजुर्ग से कहती है, मैं बाबा अरूज की बीवी हूँ, मेरे ख्याल से हार उन्होंने यहाँ से ख़रीदा है, मैं इसे वापस करना चाहती हूँ। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? डेस्पीना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं, ऐसी चीज़ें बार बार नहीं मिलती, मैं इसे इमानत रख लेता हूँ, जब चाहो आके ख़रीद लेना बेटी। अगर तुम बाजूबंद भी वापस करना चाहती हो तो मैं रख लूँगा। ये उस बाजूबंद की बात कर रहे होते हैं जो अरूज ने इज़ाबेल को दिया था। डेस्पीना थोड़ा हैरान होकर कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अरूज और इलियास एक तरफ बातें करते आ रहे होते हैं। अरूज डेस्पीना को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो डेस्पीना? डेस्पीना कहती है, मैं आपको तलाश कर रही थी, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जब आपने कहा था कोई काम है, इसका मतलब आप इज़ाबेल के पास जा रहे हैं। मैं जौहरी की दुकान पर गई थी, आपने मुझे जो हार दिया था उसे वापस करने के लिए।
फिर वो उसे फेंकते हुए कहती है, ये पैसा मिला लें और अपना जहाज खरीद लें, और इज़ाबेल के लिए जो बाजूबंद खरीदा था उसकी रकम आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अरूज और इलियास सराय की तरफ चल पड़ते हैं। वो सराय में पहुंचते हैं तो इज़ाबेल कहती है, तुम लोग अंदर जाओ। फिर वो जाफ़र को आवाज़ देकर कहती है, जाफ़र तुम भी आओ। फिर जाफ़र भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इज़ाबेल सबसे कहती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर आने वाले काम का सबसे ज़्यादा हिस्सा जाफ़र और उसके साथ सरअंजाम देते हैं। अब सलानीक की तरफ एक सफ़र है। जाफ़र कहता है, मैं ये काम संभाल लूँगा। इज़ाबेल कहती है, मैं ये काम अरूज को देती हूँ। जाफ़र खड़े होकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, सिल्वियो ने मुझसे खुद वादा किया था। इज़ाबेल कहती है, मैं हकदार को उसका हक देने के लिए कोशिशें जारी रखूंगी। जाफ़र गुस्से से कहता है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। फिर इलियास उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है। अरूज कहता है, तुम्हारे खून के आखिरी कतरे के साथ ये तूफान भी थम जाएगा। जाफ़र इलियास से कहता है, तुम गलत कर रहे हो इलियास। इलियास कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो ठीक है जाफ़र। तुम्हारे जैसे आदमी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर दे। चलो अब जाओ यहाँ से। इसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर अरूज इज़ाबेल का इंतज़ार कर रहा होता है। इज़ाबेल उसके पास आकर कहती है, मैं यहाँ पर सबसे छुप कर आई हूँ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? अरूज कहता है, मैं जो बात तुमसे करने वाला था वो सराय में करने वाली नहीं थी। फिर वो अनीता का नाम लेकर कहता है, तुम उन लोगों के बारे में क्या जानती हो? इज़ाबेल कहती है, मैं वही जानती हूँ जो सब जानते हैं, उसके पीछे अमीर लोगों का हाथ है। अरूज कहता है, उनकी हकीकत कोई और है, हमें उनके बारे में सब कुछ जानना होगा। इसके बाद ही तुम और मैं अपने हदफ तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारे बाबा उनके लिए काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करो और फिर सब कुछ मुझे बताओ। इज़ाबेल कहती है, मैं अपने भाई को बचाने के लिए अनीता को जाहिर करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम उनके लीडर बनना चाहते हो? अरूज कहता है, मैं कभी उनका लीडर नहीं बन सकता। मैं सिर्फ उन लोगों को रोकना चाहता हूँ ताकि वो तुम्हारे भाई की तरह मजीद मासूम लोगों को धोखा ना दें। अब मैं जो भी कदम उठाऊंगा वो उन्हें कमज़ोर और बर्बाद करने के लिए होगा। दूसरी तरफ शाहीन खाना खा रहा होता है। जाफ़र उसके पास आकर कहता है, तुम यहाँ पर सुकून से खाना खा रहे हो। शाहीन कहता है, क्योंकि मैं क्लिद साहिब के घर में सुकून से खाना नहीं खा सकता। मैंने सुना है कि तुम अमीर होने वाले हो, सारा शहर इसी बारे में बात कर रहा है, फिर तुम अपने होटल में मेरी दावत करना। जाफ़र कहता है, मेरा मूड पहले ही खराब है, अब फिर से शुरू मत हो जाना। शाहीन कहता है, तुम बस पैसे के पीछे भाग रहे हो। जाफ़र कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने इस मामले में गफलत से काम लिया, मगर अब वक्त आ गया है। मुझे अब एक चीज़ का साफ साफ जवाब चाहिए। अनीता का जो जहाज़ सैलानीक जाने वाला है, इसमें जो मैं कहूँगा वो सामान डलवा सकते हो या नहीं? शाहीन कहता है, बंदरगाह पर ज़्यादातर लोग मेरे हैं, काम हो जाएगा। इसके बाद डेस्पिना को दिखाया जाता है। वो एक पहाड़ी पर बैठकर रो रही होती है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। शुक्रिया।